नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बड़ी खबरें और क्षेत्र की आसपास की ताजा खबरें लेकर आपके लिए लाए हैं। और आज जो समीक्षा हम करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ी समीक्षा है, आपके लिए बहुत अहम है और बड़े बड़े जिम्मेवार पदों पर बैठे तथाकथित लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और उनकी बहुत बड़ी पोल खोलती हुई समीक्षा आज हम करने वाले हैं और आसपास की सभी ताजा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की बड़ी खबरों से। पहले समीक्षा के पहले मैं आपको बता दूं तो गोल्ड मेडल जीता है, बाद्रा का नाम किया है श्री श्याम महिला पीजी कॉलेज की छात्रा रमन बेनीवाल, जो कि पुत्री है कृष्ण कुमार बेनीवाल की। और ये प्रतियोगिता जीती है इंटर कॉलेज रेसलिंग 65 केजी वजन की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में फाइट विजेता बनी और गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी सौगात बाद्रा क्षेत्र को दी। और इसके अलावा अब वो प्रतिनिधित्व करेगी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का। तो बहुत बड़ी खबर दोस्तों क्षेत्र के लिए है। और बाद्रा पहुंचने पर कॉलेज में श्याम शिक्षण संस्थान की तरफ से शानदार स्वागत सत्कार किया गया रमन बेनीवाल का। और इस अवसर पर संस्था के निदेशक अमरनाथ शर्मा, सचिव रविशंकर शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र कौशिक के अलावा प्राचार्य डॉक्टर भीम सिंह सुथार आदि स्टाफ रहा और शानदार स्वागत सत्कार किया गया और सम्मान किया गया। उज्जवल भविष्य की कामनाएं की गई। तो इसी से जुड़ी हुई एक और बाद्रा को गर्व से भर देने वाली, गौरवान्वित कर देने वाली खबर एक और है दोस्तों। बाद्रा की बेटी और पचार वाली गांव की गंगा राम बारी की पुत्री दोस्तों रोशनी देवी पत्नी कुलदीप सेवदा को राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। कल जो दिव्यांगजन दिवस था उस अवसर पर एक ये विशेष पुरस्कार होता है दोस्तों। और ये जो सम्मान है वो सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्य जन पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि रोशनी देवी को दिया गया। और इस अवसर पर ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों अविनाश गहलोत, जो कि न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं राजस्थान के, और मुख्य सचिव कुलदीप रंका भी इस अवसर पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी भारी उपलब्धियां हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा और विशेषकर महिलाओं द्वारा बाद्रा को दी जा रही है। तो साफ संदेश भारत की तरफ से भी दोस्तों रमन बेनीवाल और रोशनी देवी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं भी। और इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा समाचार अगर मैं आपको बताऊं तो कल 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो भव्य मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है दोस्तों। और कल करीब 11 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और लंबा कार्यक्रम चलेगा। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के, नेताओं के और भीड़ पहुंचने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। और इसको लेकर व्यवस्था भी उसी प्रकार से की गई है। अलग अलग कमेटियां बनाकर व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पानी, चाय, नाश्ता आदि सबके लिए जो बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े नेता जो आएंगे दोस्तों उनकी व्यवस्था भी की जा रही है। और पुलिस की भी व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था इस अवसर पर रहेगी। हमारे क्षेत्र के भी कई नेता इसमें शिरकत करेंगे। तो कल शानदार कार्यक्रम है ये। और अष्ट धातु से बनी प्रथम पुण्यतिथि पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की इस मूर्ति का अनावरण कल किया जाएगा। और इसी से जुड़ी एक खबर मैं आपको बड़ी भारत की खबर बताऊं तो महाराष्ट्र में भी अब तस्वीर साफ हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस कल सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम और अजित पवार भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो पंचायतों के चुनाव की चर्चा लगातार रहकर आ रही थी कि जल्दी होने वाले हैं, वो अब भी नहीं होने वाले हैं दोस्तों। उसकी मैं अगर आपको खबर बताऊं तो आधिकारिक सूचना ये है कि 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसी जनवरी महीने में, अगले जनवरी महीने में पूरा होने वाला था। 6759 ग्राम पंचायतों का। लेकिन जो प्रक्रियाएं होती है, एक प्रकार से मतदाता सूचियां जारी करनी पड़ती है
और इसके अलावा भी दोस्तों जो चुनावी कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं उसमें करीब करीब बताया गया कि 3 महीने का समय लगता है, और 3 महीने का समय अब शेष है नहीं, क्योंकि जनवरी में इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब मानकर चलिए कि इन सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगने तय है। और इसके अलावा बात करें तो मार्च में भी 704 मार्च महीने में 704 ग्राम पंचायतों का जो है वो समय पूरा हो रहा है। तो यहां भी लगभग प्रशासक ही लगने तय हैं। और इसकी शुरुआत भी बताऊं तो हो चुकी है। नवंबर में पिछले महीने में 49 प्रशासक लगाए गए थे निकायों में, उनका समय पूरा हो चुका था और प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए चुनाव उसमें नहीं हो सकते, तो प्रशासक लगाया गया। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो डुंगराना रोड पर दोस्तों एक सड़क हादसा हुआ और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बादरा के जिला उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और काफी चोटें उनको लगी हैं। उसको लेकर मैं एक खबर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अभी सर्दियों का समय है और धुंध का भी समय है, तो देर शाम इस प्रकार अंधेरे में रात्रि को बाइक चलाने से बचे। अति आवश्यक कार्य होने पर ही आप जो है इस प्रकार की रिस्क ले, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक खेल है। कल की मैं एक घटना आपको बताऊं, हेलमेट क्यों जरूरी है दोस्तों। कल दो युवक बाइक से अनूपशहर से आ रहे थे, तो अनूपशहर जा रहे थे, डोभी के पास एक सड़क हादसा हो गया। नीलगाय अचानक आ गई और स्पीड में चलती हुई बाइक अनियंत्रित होकर जो है दोनों बाइक सवार सड़क के ऊपर गिर गए। उनको हल्की चोटें भी लगी, लेकिन सर में चोट नहीं लगी क्योंकि हेलमेट पहन रखा था। तो कहीं ना कहीं हेलमेट कितना बचाव करता है। यातायात नियमों का पालन करें और अनावश्यक कार्य में इधर उधर बाइक लेकर रात्रि के समय कतई ना जाए। तो ये एक सबक है और क्यों हेलमेट जरूरी है, यातायात नियमों का पालन हमें क्यों आवश्यक है, ये बहुत बड़ी खबर है जो बताती है आपको। आज जो अब दोस्तों समीक्षा कर रहे हैं उसकी हम अब बात करेंगे, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। समीक्षा बहुत शानदार है, इसको आपको सुनना चाहिए। और बादरा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और कल जब हमने एक समीक्षा की थी तो उस दौरान कुछ हमारे दर्शकों ने भी इस प्रकार की समस्याएं बताई थी कि इसके ऊपर भी आप समीक्षा करो। तो विशेषकर हवा सिंह साहू आदि कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर निजी भी एक प्रकार से मैसेज दिया और एक दो कॉल भी हमारे पास आए थे कि इसको लेकर आप जो है समीक्षा करो। तो हमने उसी विषय को दोस्तों आज चुना है और कई साथी हमारे लाइव जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस समीक्षा को प्रारंभ करता हूं। ये समीक्षा है सावा मार्ग से जो आने वाली बसें हैं, आने जाने वाली सावा मार्ग पर दोस्तों, उनके लिए एक अड्डा बना है सावा बस स्टैंड। जो कोई सावा बस स्टैंड जो है एक कोई बहुत बड़े स्थान के ऊपर बस स्टैंड नहीं बना है, मेन मुख्य रोड के ऊपर बसें रुकती हैं और रोजाना 10, 12, 15 की तादाद में बसें आती और जाती है सवारियों से भरकर। और बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में दोस्तों 2 दर्जन 3 दर्जन की तादाद में गांव हैं। और आगे अगर बात करें तो सावा तारनगर से मार्ग से आने वाला भी ये मुख्य मार्ग है। तो बादरा क्षेत्र की ही बात कर लेते क्योंकि सावा बस स्टैंड बना है। हालांकि तारनगर जाने वाली सवारियां भी यहीं रुकती है जो सावा बस स्टैंड बना है। तो ये एक प्रकार से अस्थायी बस स्टैंड है और यहाँ जो है वो बसें रुकती है और जाम जो लगते हैं 7, 8, 10 बार, वो करीब करीब इन्हीं अस्थायी बस स्टैंडों की वजह से लगता है दोस्तों। यहाँ जो बसें सड़कों के ऊपर रुकती है, 25-30 फीट की सड़क है, कुछ दुकानदार सामान लगाकर उसको रोक लेते हैं। रेडी सब्जी आदि की रेडियां आपने देखा होगा। सावा जो मार्ग है बस स्टैंड के जो अस्पताल की तरफ जाने वाला मार्ग है, उस पर बड़ी संख्या में सब्जी की रेडियां लगती हैं। तो वो भी 5 से 7 फीट 8 फीट की जगह रोकती है और दुकानों के आगे सामान भी लगा रहता है और 30 फीट की रोड है। तो ऐसे में बस अगर एक खड़ी हो गई तो आप देखिए कितनी जगह बचेगी। और उस पर जाम लगने का प्रमुख कारण भी है। और एक बस स्टैंड नहीं है ये सावा बस स्टैंड,
दोस्तों हम समीक्षा कर रहे हैं इसकी कंप्लीट, आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सावा बस स्टैंड पर जो जो बसें लगती है वो रोडवेज बसें भी है और बहुत सी प्राइवेट बसें भी है, लेकिन रोडवेज बसों का ये बस स्टैंड बना हुआ है और सवारियों के लिए बैठने की सुविधा के नाम की कोई चीज यहाँ उपलब्ध नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, जो आप दूर दराज के लोग ये खबर देख रहे हैं, तो यहाँ अव्यवस्थाओं की भरमार है। आम लोगों को अव्यवस्था ही अव्यवस्था होती है। जाम लगते हैं दिन में 10-12 बार, तो जाम से परेशानियां। और जो बस स्टैंड बना है अस्थायी, उसमें सवारियों के बैठने की कतई जगह नहीं है। महिलाएं तक खड़ी रहती है, बच्चे तक खड़े रहते हैं और बुजुर्ग तक खड़े रहकर बसों का इंतजार करते हैं, आधा घंटा या 1 घंटे या कुछ मिनट। और यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। महिलाएं भी जाती है बसों में, शौचालय की व्यवस्था नहीं है वो काफी थोड़ी दूर है। वो पार्क के कॉर्नर पर स्थित है, जो कि वहां से 60-70 मीटर की दूरी पर है। लगभग बात करें तो 200 फीट दूरी पर सार्वजनिक शौचालय बना है। तो यहाँ, और उससे पहले भी एक बस स्टैंड है जो कि करीब 200-300 फीट पहले है। तो उससे शौचालय की दूरी आप अंदाजा लगाए कितनी दूर है। 400-500 फीट की दूरी पर शौचालय है। तो वहां भी कई गांवों के लिए सवारियां जो है उस बसों में बैठती है। उससे पहले की बात करें तो जो C64 अंडरपास बना है रेलवे फाटक के ऊपर, जो हाल ही में अभी नया अंडरपास बना है, और उसके पास में स्थित पुराना पेट्रोल पंप, मित्तल पेट्रोल पंप, जो कि अब नहीं है वहां, लेकिन वहां भी बसें लगती हैं और वहां कोई शौचालय नहीं है दोस्तों। तो कितनी भारी असुविधाएं होती है। और उससे तो करीब बात करें तो 1 किलोमीटर की करीब दूरी पर कोई शौचालय नहीं है। यहां भी सवारियां आती है, महिलाएं बड़ी संख्या में यहां जो है आवागमन करती हैं। तो इन बस स्टैंडों का, अस्थायी बस स्टैंडों का क्या औचित्य है बादरा में? दोस्तों मैं जिम्मेवार लोगों से पूछना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, किसने ये व्यवस्था की है? आखिर क्यों मुख्य बस स्टैंड पर ये बसें नहीं जाती है? और एक और शिकायतें भी लोगों ने की है कि यहाँ ग्रामीण जब आते हैं, सावा बस स्टैंड पर रुकते हैं, तो बहुत सी सवारियां, उनमें 10, 12, 15 की संख्या में सवारियां मुख्य बस स्टैंड पर जाने के लिए भी इन बसों में आती है, जो कि टेम्पो लेकर जाती है। और टेम्पो का किराया लगता है 20 रुपए, और उनको मुख्य बस स्टैंड जाना पड़ता है, और वहां से हरियाणा के अन्य शहरों की तरफ आने जाने वाली वो सवारियां हैं। तो कितनी भारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अनावश्यक पैसे का खर्चा भी होता है। अगर ये सारी बसें, सारे बस स्टैंड, जो 8 से 10 बस स्टैंड अस्थायी है, मैं सभी आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे मुख्य बस स्टैंड में तब्दील कर दिए जाए तो कितनी शानदार व्यवस्था हो जाएगी। बाजार में जो भीड़ भाड़ और ये जो अनावश्यक भीड़ सी है वो भी कम हो जाएगी। जाम की स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा। और मुख्य रूप से सावा बस स्टैंड की जो रोड है, सड़क है, वो एकदम बहुत ही साफ सुथरी और कम रस वाली सड़क बन जाएगी, क्योंकि जिला, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए आने और जाने वाला यही मार्ग है या मुख्य रोड है। तो दोस्तों यहाँ पेशेंटों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस भी जाम में फंसकर हॉर्न बजाती रहती है, लेकिन उसको भी जगह नहीं मिलती। 10-10, 15-15 मिनट तक। कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा गंभीर और इमरजेंसी, चाहे पेशेंट हो, बीमार हो, उसको बहुत जल्दी अस्पताल सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जल्दी से पहुंच नहीं सकता जाम की वजह से, इन अव्यवस्थाओं की वजह से। तो और भी मैं कारण बताऊं आपको। तो इसके अलावा कई बस स्टैंड जो है वो कहां कहां बने हैं। एक मैंने बताया आपको, जो मित्तल पेट्रोल पंप था, शुरुआत में आ जाए, वहां एक बसें लगती है, वहां एक अस्थायी बस स्टैंड है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे चले आइए अस्पताल की तरफ, तो जो पुराना अभी छोड़ चुके हैं बलवान पुनिया का कार्यालय था माकपा का, उसके ठीक पास गली में मेन रोड पर बसें लगती है। वहां भी एक शर्मा पाइप फिटिंग की दुकान के आगे वहां सड़कों के ऊपर बसें खड़ी होती है, और वहां भी इसी प्रकार का आवागमन रहता है और जाम लगता है।
उससे थोड़ा सा आगे आइए, सावा बस स्टैंड, मेन रोडवेज बसें वहां रुकती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे तो 100 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर ये बस स्टैंड बनी है, एक ही सड़क पर, सावा रोड पर, सावा बस स्टैंड की रोड जो है उस पर। अब सावा बस स्टैंड से आगे चलें थोड़ा, संजीव बेनीवाल के भाजपा कार्यालय से ठीक आगे दोस्तों, वहां भी पार्क के कॉर्नर पर सुलभ शौचालय भी बना है, वहां भी बसें लगती है। वहां भी जो ये कई गांव है, गेहूं, जटान, डुंगराना, नुआ, दोस्तों कलाना, किराड़ा, कुंजी, घोटड़ा, पट्टा, घोटड़ा, खालसा हो, बोजला, मलसीसर हो, मैलिया हो, मुंदरिया बड़ा हो, मुंदरिया छोटा हो, जिज्ञासरी, छोटी बड़ी, डाका आदि आदि, गदरा, कई गांव है दोस्तों। इन गांवों के लिए अलग अलग ये बस स्टैंड बने हैं। तो एक बस स्टैंड वहां भी बना है, और एक बस स्टैंड सावा बस स्टैंड के पास में रेलवे स्टेशन की तरफ सड़क जाती है। चिरंजी लाल अग्रवाल जी के बाड़े के आगे, कोर्ट के नजदीक बगल में, वहां भी बसें रुकती हैं, वहां भी कई गांवों के लिए बसें जाती हैं। क्या औचित्य है इन अलग अलग 200 300 मीटर के दूर के इन अस्थायी बस स्टैंडों का। और एक बस स्टैंड मैं आपको बताऊं तो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सामने लगता है। वहां भी खचवाड़ा, बरवाड़ा, भीड़, बादरा हो, कर्णपुरा हो, दीपलाना हो, ललाना हो, मुंसरी हो, ढीलकी हो, आदि आदि गांवों के लिए बसें जाती है। वो भी बड़ा एक प्रकार से बस स्टैंड बन चुका है, बड़ी भारी भीड़ भाड़ वहां रहती है। वहां भी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो कि बीकानेर संभाग की बहुत बड़ी समिति है दोस्तों, और वहां ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है पेशेंटों की। और नजदीकी बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। डॉक्टर बलराम जलंधरा का भी आंखों का बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक पूनिया हॉस्पिटल, आदि आदि अनेकों चिकित्सा केंद्र यहाँ, चौधरी अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, या अनेक ऐसे चिकित्सा हब वाले जो है संस्थान वहां पर है। तो ऑलरेडी वहां भीड़ रहती है, और ऐसे में वहां भी कई बार जाम की स्थितियां पैदा होती है। बेशक 1 या 2 ओवर लगे, लेकिन वहां भी जाम की स्थितियां पैदा होती है। तो कितने बस स्टैंड मैंने आपको बताई। अंबेडकर चौक पर जो पुराना हिसार बस स्टैंड है, वहां भी है, और एक मुख्य बस स्टैंड हिसार बस स्टैंड, जो कि मुख्य बस स्टैंड है, वहां पर बसें रुकती है ही। रोडवेज हो, प्राइवेट हो, बहुत से अनेक से गांवों और शहरों के लिए वहां से बसें जाती है। तो सारी की सारी व्यवस्था ये एक जगह क्यों नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि कोई बस स्टैंड उठ जाएगा तो कोई बहुत बड़ा यहां परिवर्तन होने वाला है। एक बस स्टैंड आपको याद होगा, डोबी, भांगवा, पचारवाली, अनूपसर, मोटसरा, बनाई आदि गांवों के लिए जाने वाली बसें संजय चौक पर रुका करती थी। बहुत बड़ा बस अड्डा संजय चौक हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, वो काफी वर्ष पहले उठ चुका है। लेकिन क्या संजय चौक बाजार फ्लॉप हुआ? वहां अब भी इतनी ही भीड़ रहती है, लेकिन उस बस स्टैंड के कारण जो भारी भरकम रस उस समय रहता था, वो उतना नहीं है। कितने वर्षों का समय हो गया, और वहां जो है एक प्रकार से शांति है। तो ऐसे में एक और बस स्टैंड था जो कि उठ चुका है, मैं आपको याद दिलाऊं, नगर पालिका के बगल में पुराना ढीलकी आदि का वो स्टैंड हुआ करता था, तो वो भी अब नहीं है, वो भी उठा, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ। तो बस स्टैंड सारे के सारे एक जगह होने से बहुत बड़ी सुविधाएं लोगों को होगी। और ऐसा नहीं है कि टेम्पो आदि का जो है रोजगार कम होगा, या इनके रोजगार पर किसी प्रकार की लात लगेगी, नहीं दोस्तों। रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 1.5-2 किलोमीटर है बस स्टैंड से। तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले लोग, बाजार में विभिन्न बाजारों में जाने वाले आने वाले लोग हैं, विभिन्न एरियाज में जाने वाले लोग हैं, वो सब टेम्पो में आते जाते रहेंगे। टेम्पो व्यवसाय पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है, और बाजार की व्यवस्था सुधर जाएगी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, बढ़ता ट्रैफिक, सिकुड़ती सड़कें और नियमों की लापरवाही, और पालिका प्रशासन की विफलता, और ट्रैफिक पुलिस का एक प्रकार से जिम्मेवारी का अभाव, या फिर जिम्मेवार लोगों की कमी, उनकी भी लापरवाही, आड़े टेढ़े तिरछे गाड़ी और अपने वाहन, अपनी बाइक जो है वो बाजार में खड़े करके दुकानों पर चले जाते हैं, उसकी वजह से भी जाम लगता है।
आज जो मैंने आपको समीक्षा में बताया है विषय, वो भी जाम का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे के सारे बस स्टैंड क्यों ना मुख्य बस स्टैंड में स्थित हो, तो बहुत एक कस्बे का सौंदर्य भी बढ़ेगा और लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा। नई सवारी अगर कहीं आने जाने वाली है तो वो पूछते हुए भटकते हुए बाजारों में देखे जाते हैं कि जी फला बस स्टैंड कहाँ है, हमें वहां गांव जाना था। तो आड़े टेढ़े गलियों में इस प्रकार के छोटे छोटे बस स्टैंड बने हैं, तो उनको खोजने में बाजार में भटकते लोगों की भीड़ भी अनावश्यक रूप से होती है। सभी लोग नहीं जान पाते कहाँ कहाँ, अगर नया कोई व्यक्ति है तो उसका भटकाव होगा। तो शहर कस्बा अगर है तो कस्बे में व्यवस्था ऐसी हो कि लोग आए और जहां जाना चाहे वो इजीली चला जाए और उसको संकेत से भी समझ में आ जाए कि कहाँ क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा अव्यवस्थित कस्बा है भादरा कस्बा, तो उसको व्यवस्थित बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो जनप्रतिनिधि आज तक इसमें सुधार क्यों नहीं कर पाए? अनेकों संस्थाएं बनी है, क्यों नहीं इन चीजों का मुद्दा उठाया गया? एक बार आपको याद होगा बीकानेरी बाजार जो गुड़ मंडी बाजार है, उसको अनाज मंडी में शिफ्ट करने की बातें चली थी, लेकिन व्यापारियों ने विरोध किया और वो व्यापारी वहां नहीं जाना चाहते थे। उनकी पुरानी दुकानें थी और वहां दुकानें किराए में लेकर व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी और अनेकों समस्याएं तो आती है। लेकिन अब वो जाम लगने का और भारी भरकम गाड़ियां ट्रक ट्राले गुड़ मंडी में आते हैं दोस्तों। उसके चलते जो मावड़ियों का मंदिर है वहां भी जो हर संडे को भीड़ लगती है, धोख लगाने वाले मावड़ियों के मंदिर में भारी संख्या में लोग आते हैं, तो वहां भी महीने में 10-15 दिन जाम की स्थितियां रहती है और वहां से गुजर कर आते हैं बड़े बड़े ट्राले गुड़ मंडी बीकानेरी बाजार में। और आगे का जो सफर है वो मात्र एक रेडी रिक्शा या कार गुजरने से ही वहां जाम लगता है। ऐसी सड़क खूबराम जी की मूर्ति चौक की तरफ जाते हैं गुड़ मंडी से, तो वो सड़क है दोस्तों, वो मार्ग है, प्रमुख मार्ग है, मुख्य मार्ग है बाजार का, वो जाम ही रहता है। और भादरा में सबसे ज्यादा जाम लगने वाली सड़क और बाजार यही है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इन सारी चीजों में सुधार अवश्य होगा अगर ये सारी की सारी बसें वहां चला जाए, बस स्टैंड एक हो जाए, और अगर प्रयास करके बीकानेरी बाजार गुड़ मंडी बाजार जो है वो अगर अनाज मंडी में मिल जाए। इसकी पहल कौन करेगा दोस्तों? मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति याद दिलाता हूं, स्वर्गीय झूमरमल जी नाटा, जो कि चेयरमैन हुए 3 बार भादरा नगर पालिका के, सबसे ज्यादा चेयरमैन बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। बहुत अमूल चूक परिवर्तन करके गए थे भादरा कस्बे में। यहां सरकारी अस्पताल का कॉर्नर काटा था, स्कूल का कॉर्नर काट कर जो है सड़क को, और जो एक प्रकार से मोड़ है उन मोड़ों को सुगमता दी, स्पेस बनाया, और आज इतना सुंदर शहर लगता है। और वहां एक्सीडेंट होने की संभावना एक प्रकार से बिल्कुल घट गई है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाने वाला कोई शानदार प्रशासक भी चेयरमैन कब आएगा? वर्तमान में चेयरमैन दोस्तों मुस्कान बानो है, रफीक कुरैशी की पुत्री, स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी की पोत्री। तो कोई विशेष क्या योगदान कर पाएगी मुस्कान बानो? इसको लेकर मुस्कान बानो का ध्यान भी हम आकर्षित करना चाहेंगे और विधायक संजीव बेनीवाल का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हालांकि अलग अलग दूरी है, एक कांग्रेस से चेयरमैन है तो एक भाजपा से विधायक है, और नगर पालिका की स्थिति भी इसी प्रकार बनी है दोस्तों, काम नहीं हो रहे। हम इसकी भी समीक्षा कभी करेंगे आगे के बुलेटिनों में। किस प्रकार की अव्यवस्था लोगों को झेलनी पड़ती है, काम नहीं हो रहे हैं, कभी ईओ नहीं मिलते हैं, चेयरमैन नहीं मिलती है, और दोनों के साइन ना हो तो कोई काम नहीं होता है। तो एकदम नगर पालिका भी जीरो बनी है, जीरो, काम नहीं हो पा रही है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सीवरेज चैम्बरों के ढक्कन टूटे हुए वो नहीं लग पा रहे हैं, और सीवरेज की व्यवस्था के ऊपर भी हम आगे समीक्षा करेंगे। कस्बे की और आसपास की खबरों के लिए मुस्तैद साफ संदेश भारत ऐसी खबरें, ऐसी समस्याओं को उठाता रहेगा और धड़ल्ले के साथ जिसकी जिम्मेवारियां बनती है उन जिम्मेवार लोगों को सतर्क करता रहेगा, और उनका पीछा हम छोड़ने वाले नहीं। लगातार ऐसी खबरें हम
उठाते रहेंगे। बेशक वो वहां किसी जनप्रतिनिधि की कमी हो, या वहां किसी अधिकारी की कमी हो, या वहां हम और आप आमजन की कमी हो, हम उसको ईमानदारी के साथ बताएंगे और जिसकी जिम्मेवारियां बनती है उनको जिम्मेवारियां लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। लेकिन आज 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस से 1971 में स्थापना हुई थी, लगातार मनाया जाता है। नेवी डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई ताजा तरीन खबरों के साथ और धमाकेदार समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।